नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जब जब बिहार आते हैं तो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और विशेष राज्य के दर्जे जैसे विषयों पर बात करने में शर्माते हैं। वे टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। लालू ने कहा है कि पीएम मोदी दशकों से रटी रटाई बातें दोहराते हैं। वे ये भी भूल जाते हैं कि बीजेपी 10 साल से केंद्र में है और 15 साल से बिहार में सत्ता पर काबिज है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर है। श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी रैली के दौरान 6400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया है। बिहार के भागलपुर में 0 माइल से 40 लाख के बिजली तार की चोरी मामले में 14 दिन बाद मुंगेर से 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को पुलिस भागलपुर लेकर पहुंची। लंबी पूछताछ के बाद सभी आरोपितों को बुधवार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड बबलू खान अब भी पुलिस के गिरोह से बाहर है। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। एक दल को छोड़ दूसरे दल में जाने की कवायद अभी से ही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में हाल ही में यूपी में हुए राज्यसभा में हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बीजेपी में औपचारिक तौर पर पूजा पाल शामिल हो सकती हैं। बिहार के आजमपुर लोकसभा सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच सह और मात का खेल चल रहा है। इस खेल में लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग भारी बढ़ते नजर आ रहे हैं। एनडीए के सीट बंटवारे में केंद्रीय मंत्री एवं रालोजपा प्रमुख पारस को अपनी सिटिंग सीट हाजीपुर गंवानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान को महागठबंधन में भी बिहार की 8 समेत कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर मिलने की चर्चा उठ गई है। ऐसे में बीजेपी चाचा भतीजे की लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर लाने की कोशिश में जुटी है। अमेरिका ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और मध्यस्थता करने की किसी भी संभावना से साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि वाशिंगटन कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पादक और शांतिपूर्ण वार्ता का स्वागत करेगा, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत की रफ्तार क्या होगी, उसकी गुंजाइश क्या होगी और बातचीत का आधार क्या होगा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच तय करने का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार नहीं होने का कटाक्ष करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि परिवारवाद का एक ऐसा नमूना लालू यादव ने पेश किया है जिसे बिहार की जनता भली भांति जानती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में कोई और यादव नहीं था क्या? चुनावी बॉन्ड मामले में प्राथमिक याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का आग्रह किया गया है। एडीआर ने ये कदम एसबीआई की ओर से चुनावी बॉन्ड पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने के बाद उठाया है। पवन सिंह ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उनका एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि चुनाव तो वे लड़ेंगे, लेकिन कब, कहां और कैसे, किस पार्टी से लड़ना है, ये बात की बातें हैं। बता दें कि पवन सिंह इस समय आरा लोकसभा सीट पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ताइवान के श्रम मंत्री मेंग चोन को भारतीयों पर एक नस्ली टिप्पणी के चलते माफी मांगनी पड़ी है। मेंग चोन ने ये माफी एक विशेष क्षेत्र के भारतीय कामगारों की भर्ती करने की अपनी सरकार की योजना को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी के लिए मांगनी पड़ी। दरअसल उन्होंने भारतीयों को लेकर एक ऐसा कमेंट कर दिया था जिसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई। हालांकि उनके कमेंट्स में प्रतीत होता है कि नस्ल भेदी टिप्पणी करने का ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था, मगर भारतीय कामगारों को लेकर उनकी नस्ली टिप्पणी की कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। 12 मार्च को बिहार को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ, पटना, न्यू जलपाईगुड़ी और रांची से बनारस वाया गया वंदे भारत की इसी दिन शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी इसी दिन देश भर में एक साथ कई रेल परियोजनाओं की भी सौगात भी देंगे। इसमें कई स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया है जिसमें रुजिरा
बनर्जी के संबंध में जांच से जुड़ी जानकारियां आरोप पत्र दाखिल करने से पहले सार्वजनिक या मीडिया में खुलासा नहीं करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश जारी किया गया था। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहा टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को दोनों की ओर से पत्र जारी हुए हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक 9 मार्च को बुलाई है। वहीं राजभवन ने पत्र जारी कर कहा है कि कुलपति बिना कुलाधिपति से अनुमति लिए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा के आवेदन पढ़ने के बाद फर्जीवाड़े के पोल खुलने लगे हैं। सक्षमता परीक्षा आयोजित होने से पहले ही जिले के 22 शिक्षक कार्रवाई की जद में आ गए हैं। इन नियोजित शिक्षकों के वेतन पर तत्काल रोक लगाई गई है। राज्य स्तर पर जांच होने के बाद इन शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सकेगा। बताया गया है कि एक ही प्रमाण पत्र के आधार पर अलग अलग जिले में शिक्षक बने हैं। इससे स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक घोटाला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में वापसी हो चुकी है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के भी जल्द एनडीए में वापसी की अटकलें हैं। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में भी बड़े गठबंधन की तैयारी में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ कहा नहीं गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी के आखिर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक बनाने और फास्टैग से लेकर वॉलेट तक में नई जमा राशि जोड़ने में रोक लगा दिया था। लोगों को इस बैन से पहले 29 फरवरी तक की छूट दी गई थी और बाद में से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया था। अब इस मामले में आरबीआई ने पेटीएम के वॉलेट ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल करने वाले 80 से 85% ग्राहक 15 मार्च के बाद भी इसका आराम से उपयोग कर पाएंगे। सहारा के करोड़ों निवेशकों का फंसा पैसा इस लोकसभा चुनाव से पहले मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब तक सहारा के निवेशकों ने करीब 80,000 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। सेबी के पास रखे 25,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिले 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को दिए जा चुके हैं। गूगल के पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी चोरी करने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर चोरी छिपे 2 चाइनीज कंपनी के साथ काम कर रहा था। गूगल के इस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम लिन वेई डिंग है, जो एक चीनी नागरिक है। लिन वेई डिंग को कैलिफोर्निया के नेवार्क में बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगले सप्ताह में ना तो जाम मिलेगा और ना ही ऑफिस जाने में देरी होगी। मजे की बात तो ये है कि दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर हवा में तय होगा, क्योंकि देश का सबसे छोटा और अपनी तरह का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 11 मार्च को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और आपने उन बैंक खातों को एक ही फोन नंबर से लिंक कर रखा है तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में एक ही फोन नंबर रखने वाले खाता धारकों को आने वाले दिनों में नए बदलाव से गुजरना पड़ सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बैंकों के साथ मिलकर इस व्यवस्था में बदलाव ला सकती है, जिसका असर मल्टी बैंक अकाउंट रखने वाले खाता धारकों पर होगा। चीन की गोद में जा बैठे मालदीव के बेहद करीब भारत ने अपना नौसैनिक अड्डा शुरू कर दिया है। यहाँ से भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को लेकर और भी कड़ा पहरा दे पाएगी। गौरतलब है कि भारत विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति और पहुंच को बेहद मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना ने बुधवार को लक्षद्वीप के मिनी कॉय द्वीप पर अपने नए अड्डा INS जटायु की शुरुआत की है। इसके अलावा ये मालदीव के बेहद करीब है। लक्षद्वीप मालदीव से करीब 130 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ स्थित है। बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आंदोलनकारी किसान नेताओं को खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। एसीजे GS संधवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप दिल्ली में जंग के लिए जा रहे हैं? इस तरह की तैयारी करके जाने की क्या जरूरत है? पीठ ने कहा है कि आपके नेताओं को जेल भेजना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो पंजाब की संस्कृति नहीं है। भारत इस महीने के अंत तक जापान से पहली 6 E5 सीरीज की बुलेट ट्रेनों की खरीद के सौदे पर मुहर लगाएगा। इसके साथ ही 2026 में जून जुलाई के महीने में गुजरात में पहली ट्रेन शुरू करने की दिशा में रेलवे का भरोसा बढ़ गया है। सूत्रों ने कहा है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस साल 15 अगस्त तक ट्रेनों और ऑपरेटिंग सिस्टम की खरीद सहित सभी अनुबंधों के लिए बोली लगाएगी। भारत की IT सिटी बेंगलुरु में तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी के बढ़ने के साथ ही पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। 7 मार्च को बेंगलुरु का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मार्च के इस गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जल संकट के जूझ रहे बेंगलुरु में लोग पानी सोच समझकर ही खर्च कर रहे हैं। इंडस्ट्री भी परेशान है। विजयनगर समेत शहर के कई स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। एक सप्ताह के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आदेश दिया गया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है,
आपका पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।